Hello and welcome to all our dear students. Today is 29th of July and we are going to discuss the daily Hindu newspaper analysis. आज हम दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन जैसा कि आपको पता है हम सबसे पहले GS4 के कुछ एथिकल टर्म्स को देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपकी जो GS4 पर पकड़ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाए और आप आसानी से इस पेपर को हैंडल कर सको। तो आज हम नॉर्मेटिव एथिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, एथिक्स के बारे में तो मैंने बता ही दिया था। नॉर्मेटिव एथिक्स के अंतर्गत हम किसी भी ह्यूमन एक्शंस या कंडक्ट को सही या गलत ठहराते हैं। इट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन सेट्स ऑफ मोरल स्टैंडर्ड। अब ये जो मोरल स्टैंडर्ड है जिसके ग्राउंड पर हम राइट और रॉन्ग कंडक्ट को डिसाइड करते हैं, ये आपका वेरियस सोर्सेस से निकल कर आता है। वेरियस सोर्सेस कह सकते हो आप, जैसे एरिस्टोटल द ग्रेट फिलोसफर, उन्होंने वर्च्यू एथिक्स का कंसेप्ट दिया था। तो यहां से हम किसी एक्शन को सही या गलत ठहरा सकते हैं। उसी प्रकार से इमैनुअल कांट का डेनोटोलॉजिकल एथिक्स अप्रोच है। उस अप्रोच के आधार पर भी कोई एक्शन को हम सही या गलत ठहरा सकते हैं। उसी प्रकार से JS मिल का यूटिलिटेरियनिज्म या फिर इन्हीं को कंसिक्वेंशियलिज्म अप्रोच कहते हैं, इसके ग्राउंड पर भी हो सकता है। या फिर भागवत गीता का जो कंसेप्ट है निष्काम कर्म, या फिर भागवत गीता के अंतर्गत बहुत सारे कंसेप्ट दिए गए हैं जिसके ग्राउंड पर हम कोई भी एक्शन को सही या गलत ठहराते हैं। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी वेरियस सोर्सेस हो सकते हैं। बुद्धिज्म से सोर्सेस निकल कर आ सकते हैं, जैनिज्म के फिलोसफी से सोर्सेस निकल कर आ सकते हैं। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया। देर आर मैनी मोर एग्जाम्पल्स। अब इसका एक ग्रेटर एग्जाम्पल हम लेकर देखते हैं। जैसे आपको भी पता है कि निष्काम कर्म का क्या मतलब होता है। निष्काम कर्म का मतलब ये हुआ कि कोई भी कर्म हम करते हैं तो उसकी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, ये फिलॉसफी चलती है। तो हम किसी एक्शन को सही या गलत ठहरा सकते हैं। इट कैन बी ऑल्सो बेस्ड ऑन निष्काम कर्म, कि भाई साहब काम करो, कर्म करो और फिर आप फल की चिंता मत करो। तो ये आपका जो निष्काम कर्म है वो मोरल स्टैंडर्ड हो गया। उस मोरल स्टैंडर्ड के आधार पर हम किसी भी एक्शन को सही या गलत ठहरा सकते हैं। उसके बाद और भी वेरियस अप्रोचेज हो जाते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जैसे डेनेटोलॉजिकल अप्रोच। डेनेटोलॉजिकल अप्रोच में क्या होता है कि किसी भी एक्शन को सही या गलत ठहराने के रिगार्डिंग हम मीन्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रेदर देन इंड। ठीक है, और यही उल्टा होता है इसका कॉन्सिक्वेंशियलिज्म अप्रोच, जहां पर हम इंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कंपेयर टू द मीन्स। तो ये जो दो अप्रोच है ना, जो काफ़ी ज़्यादा यूज भी होंगे आपके एथिकल केस स्टडी को सॉल्व करने में, दैट इज योर कॉन्सिक्वेंशियलिज्म या फिर आपका डेनेटोलॉजिकल एथिक्स। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये जो नॉर्मेटिव एथिक्स है ना, इसको हम प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स भी कहते हैं। तो ये बात भी आप ध्यान रखो। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में ये जो दो आपका अप्रोच है, डेनोटोलॉजिकल अप्रोच एंड कंसिक्वेंशियलिज्म, इसकी चर्चा करेंगे। तो आज जो हमारा आर्टिकल ऑफ डिस्कशन होगा वो पहला 16th फाइनेंस कमीशन जो गठित की जा सकती है, तो उसके रिगार्डिंग क्या डिस्कशन होना चाहिए, यानी कि किन इंपॉर्टेंट एरियाज पर फोकस करने की ज़रूरत है अगर ये कमीशन गठित होती है। तो वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट सुझाव राइटर की तरफ से आएंगे, फोकस एरिया जिस पर हमें फोकस करना चाहिए। दूसरा आर्टिकल आपका क्लाइमेट चेंज से रिगार्डिंग है, और क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी बन चुकी है, आपको भी पता है। एंड इसका इम्पैक्ट आप देख ही रहे हो, न सिर्फ इंडिया पर तो देख रहे हो, एक्सेसिव रेनफॉल हो रहा है या फिर कभी कभी एक्सेसिव ड्राउट कंडीशन आ जाता है, और फ्लैश फ्लड, अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल, ये सब घटनाएं घट रही है। हीट वेव काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हो जा रहे हैं। तो क्या हम इसे
सुधार सकते हैं, यानी कि जो पेरिस क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत टारगेट दे रखी है, क्या हम उसे अचीव कर सकते हैं? तो इस पर कुछ बात की गई है, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट आर्टिकल। द फर्स्ट आर्टिकल डील्स विथ जीएस पेपर 2 एंड इट विल कवर द टॉपिक अंडर दिस। तो सबसे पहले हम बेसिक्स को समझेंगे फाइनेंस कमीशन की, ताकि आपका क्लियरिटी बढ़ जाए। जब हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो ध्यान रखना है आपको कि संविधान के आर्टिकल 280 के तहत इस बॉडी को क्रिएट किया गया है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एंड ऑल्सो इसको हम क्वासी जुडिशियल बॉडी भी कहते हैं, बिकॉज थोड़ा बहुत जुडिशियल फंक्शंस भी इनके पास होती है। कौन इन्हें कंस्टिट्यूट करता है? प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूट करते हैं एवरी 5 ईयर्स, या फिर उससे पहले भी कंस्टिट्यूट किया जा सकता है। मेंबर्स की बात करें तो टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, जिसमें चेयरमैन हेड करते हैं इस कमीशन को, एज वेल एज 4 अदर मेंबर्स, जहां पर एक हाईकोर्ट जज भी होते हैं अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। एंड जो क्वालिफिकेशन है फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स की, वो आपका पार्लियामेंट डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट नहीं। और ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आया है। जो टेन्यूर है वो प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकते हैं। एंड रीअपॉइंटमेंट, यानी कि एक बार जो मेंबर्स अपॉइंट किए गए, क्या अगर नेक्स्ट कमीशन गठित होगी तो क्या मेंबर रीअपॉइंटमेंट हो सकेंगे? तो यस, इसमें हो सकेंगे। और इनको सिविल कोर्ट का भी पावर मिला हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको इनके पावर्स को समझना, इनके फंक्शन को समझना कि क्या इनका फंक्शन है। तो पहली बात तो ये कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। आप समझ लो आप कि भाई साहब, सेंटर जो है ना, उसके पास टैक्सेशन से काफी पैसे आते हैं। इनकम टैक्स हो गया, या फिर जीएसटी हो गया, या फिर सिंपल भाषा में कहो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। अब ये जो पैसे आते हैं ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एंड बिटवीन द स्टेट्स। तो आखिरकार सेंटर को क्या शेयर मिले, स्टेट को क्या शेयर मिले, एज वेल एज जो वेरियस स्टेट्स है उनको क्या शेयर मिले, वो डिसाइड करता है आपका फाइनेंस कमीशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अलोंग विथ ग्रांट इन एड प्रोवाइड किए जाते हैं स्टेट्स को बाय द सेंटर, तो किस किस बेसिस पर ग्रांट दिए जाएं। अलोंग विथ इवेलुएटिंग द राइज इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, यानी कि जो स्टेट के अपने फंड है, दैट इज योर कंसोलिडेटेड फंड, तो उसमें और कैसे बढ़ोतरी हो, इस पर रिकमेंडेशन करते हैं। अलोंग विथ अदर फाइनेंशियल मैटर्स दैट मे बी रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन देते हैं वो एडवाइजरी होते हैं, बाइंडिंग नहीं होते गवर्नमेंट के ऊपर। और कुछ प्रीलिम्स से रिलेटेड फैक्ट की बात करें तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन आप देखो 1952 से 57 के बीच, जिसका जो चेयरमैन रहे हैं केसी नियोजी साहब। सेकेंड फाइनेंस कमीशन, जिनके चेयरमैन रहे हैं के संथानम। एंड अभी जो आपका 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, ठीक है, जो आपका ऑपरेशनल रहेगा फॉर द पीरियड 2021 टू 2026। इन सिंपल सेंस कि जो रिकमेंडेशंस दिए गए हैं 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा, वो इस पीरियड तक वैलिड रहेंगे। एंड जो आपका 16th फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट किया जाएगा, उनके द्वारा जो रिकमेंडेशंस होंगे वो आपका कौन से पीरियड के लिए वैलिड रहेगा, तो 2026 से स्टार्ट होके 5 साल जोड़ दो आप, तो 2031 तक चलेंगे। और चेयरमैन जो है इनके अभी एनके सिंह, तो इन्होंने ऑलरेडी रिकमेंडेशन दिया है और इन्हीं के रिकमेंडेशंस बेसिकली फॉलो किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अब थोड़ा सा 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में जान लेते हैं। तो जो 15th फाइनेंस कमीशन है वो प्रेसिडेंट के द्वारा कंस्टिट्यूट किया गया, और ये तो आपको ही पता है कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात बोली गई है नवंबर 2017 में। एंड चेयरमैनशिप एनके सिंह। और इनके जो रिकमेंडेशन है वो कब तक चलेंगे, तो 2021 से 2025-26 तक इनका रिकमेंडेशन चलेगा। जबकि 14th फाइनेंस कमीशन जो इससे पहले कंस्टिट्यूट हुई थी, इसमें जो सेंटर का शेयर है, जैसे आपका जो भी आपके
टैक्सेशन के पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे उस वो आपका सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो सेंटर का शेयर था वो 42% था 14th फाइनेंस कमीशन में, और स्टेट का शेयर जो था वो आपका, यहाँ पर थोड़ा सा आपको रॉन्ग डाटा प्रोवाइड कर दी गई है बाय मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पर आप समझो फिर से, जो आपका शेयर ऑफ स्टेट है ना वो आपका 14th फाइनेंस कमीशन में 42% था, और बट 15th फाइनेंस कमीशन में ये जो शेयर है ना वो 1% से कम कर दी गई थी, जिसका कारण बताया गया था कि जो स्टेट है ना, पहले वो 29 स्टेट हुए करते थे, चूंकि एक स्टेट कम हो गया, जम्मू एंड कश्मीर आपका यूटी बन गया, तो इसीलिए जो 42% से जो शेयर है वो घटाकर 41% कर दिया गया था। तो होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, डाउट नहीं रहना चाहिए इस चीज़ में, इसलिए मैंने इसको फिर से आपको समझाया। तो अब आर्टिकल पर चलते हैं। तो आर्टिकल सिंपल ये बोल रहा है कि 16th फाइनेंस कमीशन अब सेटअप किए जा सकते हैं, और 16th फाइनेंस कमीशन के पास बहुत सारे प्रिवेलिंग इश्यूज अभी देखने को मिलेंगे, जैसे कोविड-19 का इम्पैक्ट काफ़ी गहरा हुआ, एलोंग विथ जियो पॉलिटिकल चैलेंजेज जो वर्ल्ड फेस कर रही है, स्पेसिफिकली ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर या फिर यूएस चाइना टेंशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, एज वेल एज जो आपका डेप्ट जीडीपी रेशियो है इंडिया की, अगर कंबाइंडली लेकर देखें स्टेट और सेंटर का, तो वो आपका 90% है, specifically in the period of 2020-21. Along with there is also large fiscal imbalances among various states. फिजिकल इम्बैलेंसेस वही हो गया कि फिजिकल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है बहुत सारे राज्यों में। तो जाहिर सी बात है जो कमीशन गठित होंगी उनको इन सब चीज़ों पर भी फोकस करना पड़ेगा कि इस सब परेशानियों से कैसे दूर किया जाए स्टेट्स को। तो इस आर्टिकल में राइटर कहते हैं कि आपको 3 एरिया पर फोकस करने की ज़रूरत है। पहला है एक्सेसिव सेस जो सेंटर कलेक्ट करती है, जिसका पैसा स्टेट को नहीं जाता है, तो इस पर क्या कुछ सुझाव राइटर देते हैं वो हम देखेंगे। एलोंग विथ जो इनकम डिस्टेंस क्राइटेरिया है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि स्टेट्स को क्या शेयर मिला जाए, तो इस पर कुछ रिकमेंडेशंस की बात होगी। साथ ही साथ फिजिकल डेफिसिट पर शार्पर मॉनिटरिंग की बात कही गई है, तो कैसे क्या अप्रोच होगा वी विल डिस्कस। तो सबसे पहला है आपका करेक्टिंग एक्सेसिव सेस। देखो सेस प्लस सरचार्ज ये टैक्स ऑन टैक्स होता है। जैसे लेट से कि किसी व्यक्ति ने 100 रुपया टैक्स पे किया, ठीक है, अब उस पर अगर 5% का सेस लगा दिया जाए तो इसका मतलब इस टैक्सेबल अमाउंट पर 5% टैक्स लगेंगे, तो इसका मतलब 5 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये सिंपल सा टर्म है, हम कभी इसको और इलोबरेट करेंगे। तो अभी क्या है ना, इस सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सेस एंड सरचार्ज के रूप में पैसे कलेक्ट करती है फ्रॉम द पब्लिक, बट ये जो पैसे कलेक्ट होते हैं ये स्टेट के पास नहीं जाते हैं, बिकॉज ये एक्सक्लूसिवली सेंटर के हाथों में ये पैसा रहता है। और 2020-21 से लेकर 2023-24 के पीरियड में जो सेंटर का ग्रोस टैक्स रेवेन्यू है उसमें से जो स्टेट का शेयर है, यानी कि स्टेट को जो टैक्स के रूप में जाती है पैसे, वो आप देखो लगभग 31% है, जो पहले 35% हुआ करते थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2015-16 टू 2019-20। तो अब ये जो स्टेट का शेयर है सेंटर के ग्रोस टैक्स रेवेन्यू में वो कम क्यों हुई, तो कम इसलिए हुई बिकॉज जो सेस एंड सरचार्ज है पहले कम लगाई जाती थी, दैट इज जो 12.8% ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2015-16 टू 2019-20, अब वो बढ़कर 18.5% हो गई बिटवीन द पीरियड 2020-21 टू 2023-24। इसका मतलब क्या हुआ कि भले ही सेंटर की जो रेवेन्यू है वो बढ़ रही है, लेकिन स्टेट के पास इसका फायदा नहीं पहुंच रहा है।
तो क्या सॉल्यूशन किया जाए इसका? तो राइटर बोलते हैं कि जो सेस एंड सरचार्ज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट करती है उस पर एक लिमिट लगा दिया जाए। लिमिट होगा आपका 10%। मतलब जो सेंटर की ग्रोस टैक्स रेवेन्यू है उसका 10% ही सेस एंड सरचार्ज के रूप में पैसे कलेक्ट हो। अगर 10% से बियॉन्ड जाता है यानी कि लिमिट क्रॉस होती है तो फिर स्टेट का शेयर जो आपका 41% है अभी उसको बढ़ाकर 42% कर दिया जाए। होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट। ऑल्सो अभी जो आपका जीएसटी रिजीम है ना काफी कम्प्लेक्स है, मल्टीपल स्लैब्स है एंड बहुत सारे रिटर्न रिलेटेड इश्यू सब होते हैं, तो उसको और ज्यादा सिंपलर किया जाए एंड मेक इट गुड्स एंड सिंपल टैक्स। तो ये एक रिकमेंडेशन राइटर देते हैं। अब दूसरा इश्यू जो मैंने डिस्कस किया वो है इनकम डिस्टेंस क्राइटेरिया का। यानी कि अब मैंने बताया कि जो आपका टैक्स डिवोल्यूशन होता है वो सेंटर और स्टेट के बीच में होता है। तो स्टेट और स्टेट के बीच में भी डिवोल्यूशन होता है, लेकिन स्टेट और स्टेट के बीच में जो डिवोल्यूशन होता है वो वेरियस पैरामीटर पर आधारित होता है। सबको सेम डिवोल्यूशन नहीं प्राप्त होते हैं। किसी राज्य को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, किसी राज्य को कम पैसे मिलते हैं। और वो पैरामीटर है जो मैंने आपको बता दिया है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इनकम डिस्टेंस है। ठीक है, पॉपुलेशन लिया जाता है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस देखा जाता है, टैक्स एफर्ट देखा जाता है। ये मैं 15th फाइनेंस कमीशन का बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन सब पैरामीटर्स के आधार पर ये डिसाइड होता है कि कौन से स्टेट को कितना पैसा जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज होता है इनकम डिस्टेंस का। ये आप देखो है ना, 2000 नहीं, जो 15th फाइनेंस कमीशन में जो इनकम डिस्टेंस का शेयर है वो है आपका 45%। बाकी सब शेयर दिए गए हैं बट मेरा फोकस इनकम डिस्टेंस पर है। तो क्या होता है इनकम डिस्टेंस, सबसे पहले वो समझेंगे। देखो इनकम डिस्टेंस निकाला जाता है कि जो स्टेट्स है जिनके काफ़ी हाई पर कैपिटा इनकम होते हैं उसमें से 3 टॉप स्टेट को चुन लो और उसका एवरेज पर कैपिटा इनकम निकाल लो, और फिर जो बाकी रिमेनिंग स्टेट्स हैं उसको फिर कंपेयर किया जाता है जो हमने एवरेज पर कैपिटा इनकम निकाला है। अब अगर गैप काफ़ी ज़्यादा है तो उस स्टेट को काफ़ी ज़्यादा शेयर मिलेगा, और गैप कम है तो उस स्टेट को शेयर कम मिलेगा। सिंपल भाषा में कहें तो पर कैपिटा इनकम जो निकला, एवरेज पर कैपिटा इनकम बेस्ड ऑन टॉप 3 स्टेट्स पर कैपिटा इनकम। तो लेट्स से कि वो आपका 10 लाख रुपया है, लेकिन हम एक स्टेट को कंसिडर करते हैं बिहार। लेट्स से कि उसकी पर कैपिटा इनकम 3 लाख है। फिर यूपी के कंसिडर करते हैं, उसकी पर कैपिटा इनकम 4 लाख है। तो आप देखो बिहार का जो इनकम डिस्टेंस है या फिर जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यूपी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बिहार को काफ़ी ज़्यादा शेयर मिलेगा एज कम्पेयर टू यूपी। तो ऐसे में क्या होते हैं ना, जो सदर्न स्टेट्स है जो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको कम शेयर प्राप्त होता है इन द डिवोल्यूशन। तो इसीलिए बहुत सारे सदर्न स्टेट रेज करते हैं कि भाई साहब हम ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं, हम टैक्स के रूप में पैसे देते हैं, फिर भी हमें इतना कम शेयर मिलता है, तो ये तो जस्टिफिएबल नहीं है ना। तो इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए? तो राइटर इसका सॉल्यूशन बताते हैं कि आप क्या करो, जो शेयर है ना, कहाँ गया, यहाँ पर देखो, जो डिस्टेंस क्रिटेरिया में हमने वेटेज दिया है 45% का, उसको आप 40% कर सकते हो, लेकिन एडजस्टमेंट के साथ। जैसे ग्रांट के रूप में पैसे प्रोवाइड किए जा सकते हैं उन स्टेट्स को जिनकी फिस्कल सिचुएशन सही नहीं है। अब यहाँ पर राइटर ये भी कहते हैं कि ज़्यादा हम डिक्रीज नहीं कर सकते, खासकर उन स्टेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को, डिवोल्यूशन को, जो अच्छे परफॉर्म नहीं करते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज जो लोअर इनकम स्टेट्स हैं जैसे स्पेसिफिकली नॉर्दर्न स्टेट्स, वहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा है। यूँ कह सकते हो कि यंग एज पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। अब यंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है तो
पॉपुलेशन को अगर हम रिसोर्सफुल बनाना है तो एजुकेशन और हेल्थ के नीड्स पर तो खर्चा करना पड़ेगा ना। तो बिकॉज ऑफ दैट हम काफ़ी कम नहीं कर सकते, इसलिए एक सोल्यूशन हो सकता है कि इनकम डिस्टेंस के क्राइटेरिया को आप 45% से 40% कर सकते हो। उसके बाद राइटर फिजिकल डेफिसिट के प्रॉब्लम पर आते हैं। देखो, फिजिकल डेफिसिट हो या फिर पब्लिक डेब्ट हो या फिर डेब्ट जीडीपी रेशियो हो, वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है भारत के लिए। क्योंकि आप समझो, डेब्ट जीडीपी रेशियो अगर हम कंबाइंडली बात करें स्टेट और सेंटर का तो 89.8% है, अप्रोक्स 90% मान लो। समझ रहे हो, पब्लिक डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। और जबकि आपका सेंटर का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो देखें तो 58.7% है और स्टेट का देखें तो 31% है। दोनों को मिलाओगे तो आपका अप्रोक्स 89.8% आएगा। और दूसरी तरफ क्या है कि वेरियस स्टेट्स एंड इवन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इवन क्या, FRBM एक्ट के तहत जो आपका लिमिट लगाई गई थी कि फिजिकल डेफिसिट कितना होना चाहिए, उसको भी क्रॉस कर दिया गया है। तो ऐसे में जो कंट्री की इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा असर करती है। जैसे यहाँ पर आप देखो, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट नॉर्म्स ने क्या रिकमेंड किया था कि जो आपका सेंटर का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो हो वो 40% हो, लेकिन है कितना, 58.7%। और जो आपका स्टेट का वो 20% होना चाहिए, लेकिन है कितना, आप यहाँ देखो 31%। तो टारगेट से काफ़ी ज़्यादा बियॉन्ड है। और अगर हम बात करें सेंटर की फिजिकल डेफिसिट तो 2020 में 9.2% हो गई थी। मैंने फिजिकल डेफिसिट के बारे में बताया, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या होता है। ऑल्सो अगर हम स्टेट की कंबाइंड फिजिकल डेफिसिट निकाले तो वो 4.1% निकल कर आ रही थी। तो ये भी जो टारगेट है FRBM के तहत उससे बियॉन्ड है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि सेंटर का जो FRBM एक्ट है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, इसको री एग्जामिन किया जाए, इसमें कुछ चेंजेस लाए जाए। ठीक है। ऑल्सो जो 12 फाइनेंस कमीशन है, उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो आपका स्टेट का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो 28% होना चाहिए। बट कुछ स्टेट्स या कुछ स्टेट गवर्नमेंट में जो पब्लिक डेब्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, फिजिकल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है। और उसके मेनली दो कारण नज़र आते हैं। बिकॉज कुछ स्टेट आप देख सकते हो कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आ रहे हैं, और ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता है कि टोटल जो बर्डन है, मॉनेटरी बर्डन, वो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट पर लाई करती है। इसमें जो वर्कर है ना वो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, जो भी आपके पेंशन के अमाउंट है वो स्टेट कंट्रीब्यूट करेगी। और दूसरा है कि लार्ज स्केल सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है वेरियस स्टेट के द्वारा ऑन वेरियस इशू। तो क्या कुछ रिफॉर्म किया जाए? तो रिफॉर्म करने में पहली बात तो ये बोला गया है कि अगर आपको पब्लिक डेब्ट को हैंडल करना है तो एक लोन काउंसिल सेटअप कर लीजिए। और ये आपका 12 फाइनेंस कमीशन ने भी रिकमेंड किया था लोन काउंसिल सेटअप करने के लिए, जो क्या काम करेगा, लोन मैग्नीट्यूड्स एंड प्रोफाइल्स जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के हैं उसको ये ध्यान रखेगा, इसकी मैनेजमेंट करेगा, ताकि एक्सेसिव पब्लिक डेब्ट होने लगे तो उस पर कुछ लिमिटेशंस लगाए जा सके। बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड ऑल्सो 16 फाइनेंस कमीशन को एक बात पर जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो नॉन मैरिड सब्सिडीज है, यानी कि वैसे सब्सिडीज जो उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखते बट पॉलिटिकल कंसिडरेशन, इलेक्टोरल कैंपेनिंग के नाम पर ये दिए जाते हैं, तो उसको एग्जामिन किया जाए और अनजस्टिफाइड सब्सिडीज को एक्सक्लूड किया जाए while डिटरमाइनिंग द ग्रांट्स। ग्रांट्स बेसिकली क्या होता है ना, लमसम अमाउंट स्टेट्स को दिए जाते हैं और इसे रिटर्न करना नहीं होता है। तो वही फाइनेंस कमीशन को क्या करना चाहिए, जो फिजिकल डेफिसिट को मेंटेन करते हैं, अपने लिमिट में रखते हैं, तो उसको कैरेट पॉलिसी अपनानी चाहिए। कैरेट पॉलिसी यानी कि उनके लिए और भी अच्छे अच्छे प्रोविजंस और बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए, लेकिन
जो फिजिकल डेफिसिट को मैनेज नहीं कर पाती, तो उनके लिए भाई साहब करेक्ट पॉलिसी, स्ट्रिक्ट पॉलिसी लानी चाहिए, यानी कि उन पर बहुत सारे लिमिटेशंस लगानी चाहिए। तो ये बेसिक आपका आइडिया है रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। तो होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, मैंने डिटेल से आपको बताया। नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड आर्टिकल दैट विल डील विथ द क्लाइमेट चेंज। इट विल कवर अंडर द पेपर 3, ये पेपर 3 के अंतर्गत कवर होगा। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज आपको पता होना चाहिए कि जब क्लाइमेट में बदलाव आने लगती है ना, जनरली हम टेम्परेचर के टर्म्स में मानते हैं, तो हम उसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं। और ये क्लाइमेट चेंज लॉन्ग टर्म फेनोमेना है, शॉर्ट टर्म नहीं है। शॉर्ट टर्म फेनोमेना तो वेदर है, जैसे आपका सुबह नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, फिर दोपहर में टेम्परेचर बढ़ जाती है, फिर शाम होते होते टेम्परेचर घटने लगती है, तो वो तो वेदर हुआ। क्लाइमेट लॉन्ग टर्म फेनोमेना, एक बार क्लाइमेट बदल गई तो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ की जो सॉइल है, वहाँ की जो वेदर पैटर्न है, रेनफॉल पैटर्न है, सब कुछ बदल जाएगी। ठीक है, और उसका इम्पैक्ट आप देख ही सकते हो। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और मेनली अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर के कारण, यानी कि बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर। कैसे? वी आर इमिटिंग ह्यूज ग्रीन हाउस गैसेस इन द फॉर्म्स ऑफ vehicular emission, in the forms of industrial emissions, in the form of agricultural emissions like the methane। और वो सब क्या कर रहे हैं? क्लाइमेट को, या फिर जो अर्थ है उसके टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं, दैट अल्टीमेटली लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग वी आर सीइंग द इम्पैक्ट। तो ये हमने बेसिक्स आपको बता दिया। तो यहाँ पर अभी कंटेक्स्ट यही है कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने एक बात कही कि भाई साहब जो क्लाइमेट चेंज के कंसिक्वेंसेस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा भयावह होने वाले हैं, लाइक क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफ है। एंड अब जो अर्थ है, एक समय जब ये वार्मिंग फेज में था, यानी कि हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे थे, अब ग्लोबल वार्मिंग नहीं कहो इसे, अब आप ईरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग कहो। मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ रही है। और एक एविडेंस के अनुसार जो जुलाई मंथ की एवरेज टेम्परेचर रही है, वो हॉटेस्ट मंथ रही है इन द लास्ट 12 ईयर्स। 12,000 ईयर्स, मैंने तो 12 ईयर बोल दिया, 12,000 ईयर्स। ठीक है, तो आप समझो कि कितना बड़ा चैलेंज आने वाले समय में हमारे लिए हो सकता है। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? तो एक तो ओशियन टेम्परेचर राइज हो रहे हैं, एज वेल एज सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन, जहाँ पर आपको फ्रिक्वेंटली ला नीना और ईएल नीनो कंडीशंस बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर भी असर हो रहा है, एंड जिसका इम्पैक्ट ये है कि जो नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ चाइना है, वहाँ पर आप टेम्परेचर देख लो 52 डिग्री सेल्सियस। एंड ग्रीस जो है, वहाँ पर आपको विल्ड फायर्स जैसे इंसिडेंट्स, एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट के साउथ वेस्ट रीजन में हीट वेव जैसे घटनाएं घटने को मिल रही है। और भारत की बात करें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेन्स, जैसे नॉर्मल रेनफॉल जो होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। आई थिंक कि IMD के अनुसार 26% एक्स्ट्रा रेनफॉल विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल रेनफॉल हमें देखने को मिला है इंडिया में। और इसकी बात ये है ना कि भले ही हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा रेनफॉल हुआ है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी कम्पैक्टेड। कहीं पर एक्सेसिव रेनफॉल हो गया और कहीं पर रेनफॉल डेफिसिट हो गया। जैसे नॉर्थ वेस्ट रीजन में इस बार का जो क्लाइमेट है भारत के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा सुनहरा रहा है, काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई है। दिल्ली में आप देख लो फ्लड जैसी सिचुएशन निकल कर आ रही है। वहीं आपका जो ईस्टर्न यूपी बिहार वाला रीजन, वहाँ पर ड्राउट जैसी भी कंडीशंस बनते हुए दिखी है। ये सब घटनाएं भी निकल कर आती है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, जो वार्म एयर है वो क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक कैपेसिटी बढ़ा देते हैं टू होल्ड द मॉइस्चर। एंड बिकॉज कि वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होल्ड कर सकते हैं, और जब ये कंडेंस होते हैं तो वो टॉरेंशियल बर्स्ट या सडन रेनफॉल के रूप में काउज करते हैं। एंड इट लीड्स टू फ्लडिंग एंड डिवास्टेशन लाइक लैंडस्लाइड्स वी आर सीइंग इन द हिमाचल उत्तराखंड रीजन। वे फॉरवर्ड वही है कि अभी भी सॉल्यूशन है कि हम लिमिट कर सकते हैं ग्लोबल टेम्परेचर को टू 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज। एंड
जो आने वाले समय में और भी वर्स्ट कंडीशन देखने को मिल सकता है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, बट उसके लिए ड्रामेटिक इमीडिएट क्लाइमेट एक्शन प्लान की ज़रूरत है। ऑल्सो जो आपका अभी UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज उसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीट दैट इज 28 वो होने वाला है। एंड उसमें जो स्टेटमेंट निकल कर आती है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज उनको ज़्यादा एम्बिशियस होना चाहिए विद द एमिशन कट, यानी कि जो बड़े बड़े देश हैं, जो डेवलप्ड नेशन है, जिन्होंने हिस्टोरिकल इमिशंस किया है और जिनके पास पोटेंशियल है कि वो इमिशन कट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ मॉनेटरी और टेक्नोलॉजिकल पावर, तो उन्हें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और उन्हें एम्बिशियस इमिशन कट करने की ज़रूरत है, यानी कि मोर एंड मोर कट्स होने चाहिए इमिशंस में। और भारत के रेस्पेक्ट में क्या है तो आपको ही पता है, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि इन द थर्ड टर्म ऑफ NDA गवर्नमेंट भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। बट इससे क्या निकल कर आएगा, देर विल बी ए ग्रेटर प्रेशर और इंडिया, बिकॉज अब हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के रास्ते पर चलेंगे तो जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज सब बढ़ेंगी, ठीक है, और जो आपका कंजम्पशन है वो भी बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा कि मोर एंड मोर इमिशंस हो सकते हैं। तो ऐसे में ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है भारत की कि वो ग्रीन हाउस गैस के जो मिटिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी का टारगेट है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करे। जैसे भारत जो नेट जीरो कमिटमेंट का टारगेट 2070 रखा है उसको कम करके 2050 कर सकते हैं, और बाय 2040 फॉसिल फ्री इलेक्ट्रिसिटी की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं, जहाँ पर हमारा जो मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हो वो फॉसिल फ्री रहे, ना कि फॉसिल फ्यूल रहे, ठीक है। तो दैट्स वाई जो क्लाइमेट है वो वेट्स फॉर नोबडी, तो हमें ही एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज क्लाइमेट चेंज अपना आउटकम दिखा ही रहा है, आप देख सकते हो। एंड एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन क्रायोस्फेयर, जो UPSC के मेंस में पूछा गया है। क्रायोस्फेयर क्या होता है, क्रायोस्फेयर मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका एरिया है विच इज कवर्ड बाय ग्लेशियर्स, आइस सीट्स, तो उस रीजन को बेसिकली हम क्रायोस्फीयर कहते हैं। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो उसका इम्पैक्ट वेरियस डायमेंशंस पर क्या होगी ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो होप आपको ये आर्टिकल समझ में आई होगी। एंड आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, वी विल मीट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर सीरीज। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।